Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. The pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, multicarpellary. Okay. यहाँ पे बताया जा रहा है जो जाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है फ्लावर का, है ना. इसमें क्या होता है, जब सिर्फ एक सिंगल पिस्टिल होता है तो उस समय इसे कहा जाता है मोनोकार्पेलरी. क्या कहा जाता है? मोनोकार्पेलरी. और जब इसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल होता है तो इसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी. क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी. When there are more than one, the pistils may be fused together. Shine carpus. Figure 2.7b. यहाँ फिगर 2.7b में बताया जा रहा है जब एक से ज़्यादा पिस्टिल एक दूसरे से फ्यूज किए हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं साइन कार्पस. नाउ सी हियर फिगर 2.7b. दिस इज फिगर 2.7b, है ना. यहाँ पे पिस्टिल क्या है, एक दूसरे से फ्यूज कंडीशन में है, तो इन्हें क्या कहेंगे? साइन कार्पस. ओके. और मे बी फ्री एपोकार्पस. फिगर 2.7c. जब ये फ्री होंगे तो ये कहलाएंगे एपोकार्पस. यहाँ फिगर 2.7c में दिखाया गया है. दिस इज फिगर 2.7c. ये क्या है? ये सभी एक दूसरे से फ्री हैं, तो इसे कहेंगे एपोकार्पस. ओके. Each pistil has 3 parts. Figure 2.7a. The stigma, style and ovary. पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है ना, ये 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है ना. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देखिए यहाँ पे सी हियर. दिस इज स्टिग्मा. अपर पार्ट जो इसका होता है इसे कहते हैं स्टिग्मा. उसके नीचे जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टाइल. और उसके सबसे नीचे यानी थर्ड पार्ट, इसका तीसरा पार्ट जो माना जाता है, इसे बोलते हैं ओवरी. तो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. जो pollen grain आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं? वो ये अपर पार्ट जो स्टिग्मा होता है इस पे pollen grain आते हैं. ओके. स्टाइल जो होता है, द स्टाइल एज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे जो होता है वो क्या होता है? सिलेंडर जैसा पार्ट होता है, उसे कहते हैं स्टाइल. क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं ना स्टाइल. ओके. द बेसल bulbous पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी. जो इसका बेसल पार्ट होता है, सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है,
ये सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है बेसल पार्ट, इसे ही कहते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोकेटेड, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ होता है, जो ये ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी जिसे लोक्यूल बोलते हैं उसी में ये सिचुएटेड होता है। प्लेसेंटा कहाँ सिचुएटेड होता है, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है जिसे लोक्यूल भी बोलते हैं। Recall the definition and types of placentation that you studied in क्लास 11। तो कह रहा है कि इसके प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए जरा इसे देखते हैं। प्लेसेंटेशन is defined as the arrangement of the placenta in the ovary of a flower. इन द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। प्लेसेंटेशन क्या है, ये तरह से कह सकते हो, ये प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है। जो फ्लावर का ओवरी होता है उसमें जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है इसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करें तो बहुत तरह के प्लेसेंटेशन होते हैं। दैट इज मार्जिनल, एक्सिल, पैरिएटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। ओके, arising from the placenta are the megasporangia। प्लेसेंटा से जो एराइज करता है उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया इज प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में इसे बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल। ओके, तो मेगास्पोरेंजिया जहाँ वर्ड आ रहा है इसका मतलब इसके प्लूरल फॉर्म को कहा जा रहा है कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। सिंगल फॉर्म को ओव्यूल बोलेंगे और प्लूरल फॉर्म को मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स कहेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, व्हीट, पैडी, मैंगो। ओव्यूल्स का नंबर की बात करें, ओवरी में अगर ओव्यूल्स 1 होंगे तो किस किस प्लांट में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। ओव्यूल्स की नंबरिंग की बात करें तो एक सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी, मैंगो। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं व्हीट, पैडी और मैंगो, इसमें सिंगल ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स भी पाए जाते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, आर्चिड्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। दिस इज द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। सिंगल मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं और अगर ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसे मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स कहेंगे। ठीक है,
Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, figure 2.7d. बोला जा रहा है किसके बारे में? एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में। आइए इस फिगर में देखते हैं, फिगर 2.7d के। फिगर 2.7d में, दिस इज फिगर 2.7d, इन्वर्टेड ओव्यूल। यहाँ इन्वर्टेड ओव्यूल को दिखाया गया है। अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से हम देखते हैं। The ovules is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। कि स्मॉल स्ट्रक्चर जो होता है जिसे कहते हैं फिनिकल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिनिकल बोलते हैं, है ना। इसी के द्वारा क्या आता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum। ओव्यूल जो होता है ना, फ्यूनिकल से क्या होता है, फ्यूज किया हुआ होता है, और उस रीजन, जिस रीजन में फ्यूनिकल से फ्यूज किया हुआ होता है उसे बोलते हैं हिलम। दिस इज हिलम। तो हिलम क्या है ना, ऐसा रीजन है जहां पे ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से फ्यूज किए हुए हैं, है ना, एक तरह से कह सकते हो अटैच है, उस रीजन को कहते हैं हिलम। Thus hilum represents the junction between ovule and funicle। तो कह सकते हैं कि हिलम क्या है, एक तरह से ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन है, ये इसके जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Each ovule has one or two protective envelopes called integument। ओव्यूल जो होता है एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप से घिरा हुआ होता है जिसे बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओव्यूल जो है दो तरह की इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है। एक बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर वाले को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, है ना। तो क्या होता है, ओव्यूल जो होता है टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप, दोनों प्रोटेक्टिव इन्वेलप का नाम क्या है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, इससे ये घिरा हुआ होता है। Integuments encircle the nucellus except the tip where a small opening called micropyle is organized। इंटेगुमेंट जो होता है ना, वो क्या कहता है, न्यूसेलस को पूरी तरह से घेरे हुए रखता है। कहाँ पे, बस एक जगह पे वो घिरा हुआ नहीं होता है ना, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज माइक्रोपाइल। तो क्या है, इंटेगुमेंट जो है ये देखिए आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है, ये पूरी तरह से घेरे हुए हैं। ओव्यूल को क्या किए हुए, घेरे हुए, लेकिन एक स्थान है जहां पर ये इंटेगुमेंट से घिरा हुआ नहीं है और उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्योंकि इसी रीजन के द्वारा क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है वो अंदर की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए स्टिग्मा है, इस पे पॉलन ग्रेन आया
तो इससे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके ये कहाँ जाता है, ओव्यूल के अंदर जाता है। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर जो जाता है तो इसी के द्वारा जाता है, इस माइक्रोपाइल के द्वारा। अगर ये रीजन बिल्कुल कवर हो जाएगा तो क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब होगा वो इसके अंदर नहीं जा सकेगा, इसलिए ये पोर्शन इन टेगुमेंट से कवर्ड नहीं होता, सीधे होता है जिसके द्वारा पॉलन ट्यूब आसानी से अंदर की ओर जा सकता है। Opposite the micropylar end is the chalaza, representing the basal part of the ovule. माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट जो होता है वो कौन सा एंड होता है, चैलाजा होता है। कौन सा होता है, चैलाजा होता है, इसे चैलाजल पोल भी कहते हैं। Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. इसमें कह रहा है मास ऑफ सेल्स, क्या होता है, मास ऑफ सेल्स, सेल्स का कह सकते हो, मास एक पार्ट कह सकते हो। वो इन टेगुमेंट से घिरा हुआ होता है और उसे कहते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस में बहुत पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल किसमें पाया जाता है, न्यूसेलस में। ओके, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूसेलस जो होता है, जो एबंडेंट फूड मटेरियल होता है ना, न्यूसेलस में जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट में। यह है न्यूसेलस। ठीक है, इंटेगुमेंट से चूंकि घिरा हुआ है और इसमें क्या होता है, यह मास ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है ना। इसी न्यूसेलस में क्या अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रायो सैक पाया जाता है जो किससे बना हुआ होता है, मेगास्पोर से। थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, किसके द्वारा बना हुआ होता है, रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा ये बना हुआ होता है। दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, मेगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो होता है किससे होता है, मेगास्पोर मदर सेल से, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. ओविल्स क्या करता है, इसको विभेदित करता है मेगास्पोर मदर सेल को माइक्रोपाइलर रीजन में। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus.
जो माइक्रोस्पोर मदर शेल होता है ये लार्ज सेल माना जाता है और इसमें डेंस सघन साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एमएमसी में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। What is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis result in the production of 4 megaspores, figure 2.8a। कहा जा रहा है कि MMC जो होता है, meiosis होता है, तो इसमें क्या क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि MMC में meiosis होता है। meiosis की वजह से क्या होता है? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं फिगर 2.8a में। देखिए अब इसको समझते हैं। यह है मेगास्पोर मदर शेल। दिस इज मेगास्पोर मदर शेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर शेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा और जब मियोटिक डिवीजन होगा इससे 4 तरह के मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो पहले एक मेगास्पोर मदर शेल से क्या होगा? 2 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। कितने होगा? 2 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसे बोलेंगे मेगास्पोर डाइएट। अब मेगास्पोर डाइएट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद इसमें 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, 1, 2, 3 एंड 4। इसे कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड। ओके, ठीक है। देन इसमें क्या हुआ? इसमें 4 मेगास्पोर, पहले क्या थे? एक ही मेगास्पोर मदर सेल थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुए? 4 मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट। अब अगर फीमेल गैमेटोफाइट का बात करें तो अभी क्या बना मियोसिस के द्वारा जो मदर सेल थे उसमें 4 तरह के मेगास्पोर सेल का फॉर्मेशन हुआ। हाँ, अब क्या होता है? इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte or embryo sac. इसमें जब 4 मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो 3 क्या होते हैं? 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक ही फंक्शनल हो पाता है ना। तो जो फंक्शन हो पाता है ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये डेवलप कर जाता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेक में ये क्या होता है? डेवलप कर जाता है। ओके, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन होता है सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से, इसे बोलते हैं इस प्रोसेस के इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। What will be the ploidy of the cells of the nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte?
यहाँ पे प्लाइडी पूछा जा रहा है किसका किसका, न्यूसेलस का, एमएमसी का, फंक्शनल मेगास्पोर का और फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रायोसैक कहते हैं। ठीक है, न्यूसेलस की प्लाइडी यहाँ पे जो होगी वो 2n होगी। एमएमसी की भी प्लाइडी जो होगी वो 2n होगी और मेगास्पोर की n होगी। फीमेल गैमेटोफाइट या जिसे एम्ब्रायोसैक बोलते हैं, इसकी भी प्लाइडी n होगी। ओके, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसैक इन लिटिल मोर डिटेल। अब हम एम्ब्रायोसैक के बारे में क्या होता है थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए फिगर 2.8b, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleate embryosac. ओके, क्या होता है जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है जो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखलाया जा रहा है क्या हुआ, जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो माइटोटिकली डिवाइड किया और इससे क्या बना, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, 1 and 2, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए और इससे जब दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ तो ये कहलाए टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक। ओके, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक। ओके, अब जब टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर इसमें माइटोटिक डिवीज़न होंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे, जिसके बाद पहले 4 न्यूक्लिएट फिर 8 न्यूक्लिएट, है ना, 8 न्यूक्लियर स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryosac। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें फिर माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिसके बाद पहले बनेंगे 4 न्यूक्लिएट, है ना, एम्ब्रायोसैक, उसके बाद बनेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक। ओके, आइए फिगर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद ये क्या हुआ, 1 से 2 बन गए, यहाँ भी 1 से 2 बन गए, तो 2 + 2 हो गए 4, तो यहाँ पे हो गए 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन। 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन। ठीक है, अब 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन के बाद इसमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिसके बाद 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, टोटली बनेंगे 8 न्यूक्लिएटेड, है ना, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। ओके, it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइटोटिक डिवीज़न तो इसमें हो रहे हैं पर इसमें कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryosac। 8 जब न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन हो जा रहा है उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा
तब इसे कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। Observe the distribution of cells inside the embryo sac, फिगर 2.8b-c। अब इसे समझने के लिए फिगर आते हैं फिगर 2.8b और c की तरफ। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर पहले क्या बताया हमने आपको, ठीक है, कि क्यों न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, क्यों न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ। फिर 2 से 4 न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ। फिर 4 से 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि डिवीजन के बाद जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अभी ये फ्री है, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, तो यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ आया और यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ आया बीच में, ठीक है। अब ये जो एक न्यूक्लियस यहाँ आया, एक न्यूक्लियस यहाँ आया सेंट्रल सेल की तरफ, इससे बने 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बने? 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुए, 2 सेल जो थे, 2 न्यूक्लियस जो थे, इससे बने साइनर्जिड्स। क्या बने? साइनर्जिड्स। और एक बना एग, साइनर्जिड्स एंड एग, ओके, का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर से एक जो न्यूक्लियस चला गया, उसके बाद जो 3 बचे, इनसे एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हुआ, ओके। 3 एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब जब इसका फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पे ध्यान दीजिए, six of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. जो 8 न्यूक्लिया का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें जो 6 रहेंगे वो सेल वॉल से घिरे हुए हो जाएंगे, और सेल वॉल से घिरने की वजह से किस में चेंज कर जाएंगे? सेल्स में चेंज कर जाएंगे। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लिया, जो 2 न्यूक्लिया इसमें बच जाएंगे, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus in the large central shell. लार्ज सेंट्रल सेल के पास सिचुएटेड हो जाएंगे। नाउ सी हियर, देखिए यहाँ पे फिगर में ये 3 तो एंटीपोडल सेल थे। देखिए फिगर में ये 3 तो एंटीपोडल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 2 साइनर्जिड्स हुए, एक एग हुए, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियाई आए बीच सेंट्रल सेल की तरफ। इसमें इसको क्या कहा गया? पोलर न्यूक्लियाई बोला गया, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये न्यूक्लियस के फॉर्म में ही रह गया, इसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ओके। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together
at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus. The egg apparatus in turn constitute of 2 synergids and 1 egg cell. अब आइए फिगर की तरफ ध्यान देते हैं कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है ना, यहाँ पे सेल जो होते हैं 3 जो सेल थे, है ना, तो ये 3 जो सेल का फॉर्मेशन हुआ था, जो बीच बीच दोनों तरफ से एक एक सेल आ गए थे, सेंट्रल से जो बीचों बीच आ गए थे, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ, 2 साइनर्जिड्स बने और एक एग सेल बने, इसे बोलते हैं, हाँ, मिला के जो साइनर्जिड्स और एक सेल बने इसे बोला गया एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या बने, 2 साइनर्जिड्स बने और एक एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, the synergids have a special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. ये जो साइनर्जिड्स होते हैं इसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग का फॉर्मेशन होता है एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसे कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस। फिलिफॉर्म apparatus, ठीक है। Synergids have a special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. फिलिफॉर्म अपैरेटस का जो डेवलपमेंट हो जाता है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि ये साइनर्जिड तक पहुंच सके। इसका काम रहता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना ताकि ये साइनर्जिड तक पहुंच सके। Three cells are at the chalazal end and are called antipodals. 3 जो क्या होते हैं, जो 3 सेल्स होते हैं इस चलाजल एंड पे होते हैं, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल। ये चलाजल एंड पर है ना, चलाजल एंड पे क्या है, 3 सेल्स हैं जिसे बोलते हैं एंटीपोडल्स। ओके, the large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate is 7-celled. जो लार्ज सेंट्रल सेल आप लोगों को बताए थे उसमें क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से बात करें जैसे टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी होने पे तो क्या होते हैं, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड। अब ऐसे देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कहा जा रहा है कि 8 न्यूक्लिएट होंगे और 7 सेल्ड होंगे। फिगर की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हुआ। कितने, 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक सेंट्रल सेल है। कितने हो गए, 3, 4, 5। 2 साइनर्जिड्स हैं तो कितने हो गए, 3 वहां थे, 2 यहाँ हुए, 2 साइनर्जिड्स हुए, टोटल हो गए 7 सेल्ड।
ओके। 8 न्यूक्लियट, क्या बोल रहा है? 8 न्यूक्लियट। अब 8 न्यूक्लियट कैसे होंगे? 3 न्यूक्लियस यहां से, ओके, दो पोलर न्यूक्लियाई जो है ये काउंट कर लिए गए, 3 2 5, एक सेल का 6 और 2 साइनर्जिड्स वाले 6 + 2 हो गए 8। तो इसलिए कहा जा रहा है 8 न्यूक्लियट इज 7 सेल्ड। इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस है और सेल, कितने सेल का फॉर्मेशन हो रहा है? 7 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इट्स क्लियर? ओके। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।